नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सेना के सम्मान को लेकर आज कांग्रेस में एक बार फिर दो तरह की बातें सुनाई थी। आज राहुल गांधी ने पहली बार साफ साफ लफ्जों में कहा वो देश की सेना का सम्मान करते हैं, सेना को किसी ऑपरेशन के सबूत देने की जरूरत नहीं है, उन देश के बहादुर फौजियों की जांबाजी पर पूरा यकीन है। लेकिन सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह अपनी बात पर कायम है। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत के बारे में जो बयान दिया वो ठीक नहीं है। कांग्रेस का दिग्विजय सिंह के बयान से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय ने जो कहा वो पर्सनल कैपेसिटी में है, ये उनका निजी बयान है और पार्टी की राय उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके बाद जैसे ही राहुल गांधी से पूछा गया कि पार्टी की राय के खिलाफ बयान देने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या एक्शन होगा, तो राहुल ने कह दिया कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने का हक है। इस पर बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा यह एक रणनीति है। एक नेता बोले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, दूसरा उसे निजी बयान कहकर खारिज कर दे और फौज की कार्रवाई के नाम पर बोलने की आजादी की दुहाई दी जाए। अब यह नहीं चलेगा। मजे की बात यह कि कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले दिग्विजय सिंह अपनी निजी राय पर बने हुए हैं। उन्होंने न तो अपना बयान वापस लिया बल्कि इसे फिर से दोहराया। वो तो बड़ी मुश्किल से जयराम रमेश ने माइक छीनकर दिग्विजय को दोबारा बोलने से रोका, वरना दिग्विजय तो मीडिया के सामने फिर से बोलने को तैयार थे। जब कैमरे के सामने रोका तो दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिख दिया कि वो सेना से नहीं सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो उस पर कायम है। मैं आपको दिखाऊंगा दिग्विजय सिंह के इस बयान से राहुल गांधी कितने परेशान हो गए, बीजेपी ने मौका देखकर कैसे हमला बोला और दिग्विजय सिंह कैसे मुस्कुराते रहे। तो पहले राहुल का बयान सुनते हैं। राहुल ने बिना लाग लपेट के साफ साफ लफ्जों में एक बार नहीं कई बार कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य का सम्मान करती है, सेना को सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। दिग्विजय ने जो कहा गलत कहा, जो कहा वो कांग्रेस की लाइन नहीं है। आप भी सुनिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। वैसे तो कांग्रेस ने कल ही दिग्विजय सिंह के बयान पर सफाई दे दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने को उनकी निजी राय बताकर किनार कर लिया था, लेकिन दिग्विजय ने ट्विटर पर वीडियो अपलोड करके दोबारा वही बात कही तो मामला बिगड़ गया। इसलिए राहुल गांधी को सामने आना पड़ा। राहुल गांधी ने आज दोपहर मीडिया से बात की, सफाई दी, खुद को, पार्टी को दिग्विजय सिंह के बयान से अलग कर लिया। लेकिन जब राहुल से पूछा गया कि दिग्विजय सिंह तो अक्सर पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं, क्या कांग्रेस इस बार दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेगी, तो राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है। Now we have seen the same statement asking for sabut in this particular case also. And every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with it. I agree with it. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views. But the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well. And they do not need to be providing proof for anything. Okay? जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया तो बीजेपी ने फिर हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा यही तो कांग्रेस की रणनीति है, पहले सेना का अपमान करो,
सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगो और जब फंस जाओ तो पर्सनल ओपिनियन कहकर किनारा कर लो। रविशंकर प्रसाद ने कहा उन्होंने राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, लेकिन राहुल की बात कन्विंसिंग नहीं थी। राहुल को सीधे सीधे बताना चाहिए कि निजी बयान का दायरा क्या है। कांग्रेस के नेता सेना और सैनिकों को अपमानित करने वाले देश विरोधी बयान क्यों देते हैं? आज मुझे बताएगा वो प्रेस करेंगे, तो आज मैंने उनकी प्रेस को बड़ी ईमानदारी से सुना। जब भी ये फंसते हैं तो बस एक ही शब्द, इट इज देयर पर्सनल व्यू, इट इज देयर पर्सनल व्यू। इसलिए राहुल जी, आपकी सफाई कुछ जम नहीं रही है, तो ये निजी विचार की सीमा क्या होगी? राहुल गांधी, सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है, सवाल है आज के कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग क्या है। सवाल है आज के नेताओं का सेना के प्रति सम्मान का स्तर क्या है, यह सवाल है। और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए हैं। मित्रों, हमारा बहुत साफ साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा इस तरह के बयानबाजी के मामले में दिग्विजय सिंह तो सीरियल ऑफेंडर हैं ही, लेकिन राहुल गांधी भी कम नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल आज कह रहे हैं कि वो सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल कई बार सेना को अपमानित कर चुके हैं, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुके हैं। 16 दिसंबर 2022 को, कुछ दिन पहले, राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे, चीनी सैनिक पिटे थे। 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था? सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में? राहुल गांधी जी, व्हाई इट टुक so many years for you to publicly state that you respect your institution of armed forces? तो आप ये भी कह देते कि जो हमने पहले बोला है वो उसके लिए आई एम सॉरी, वो गलत था। दिग्विजय सिंह के बयान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव खराब ना हो जाए, ये राहुल गांधी की चिंता है, क्योंकि दिग्विजय ने जो कहा उस पर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी दिखाई दी। कई जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जम्मू में है। दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ जम्मू में भी प्रदर्शन हुए। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन सारी बातों से दिग्विजय सिंह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दिग्विजय सिंह पूरे जोश के साथ आज फिर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर पैदल चले। इसी दौरान रिपोर्टर्स ने दिग्विजय सिंह से उनके बयान के बारे में बात करने की कोशिश की। राहुल गांधी के बारे में बताया, उन्होंने क्या कहा ये उनके सामने रखा, और दिग्विजय सिंह भी मजे से बात कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो बयान दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के जो सबूत मांगे वो गलत था। दिग्विजय ने कहा उन्होंने जो कमेंट किया वो विपक्ष के नेता के तौर पर था, लेकिन वो सेना का सम्मान करते हैं। इसके बाद फिर ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने बयान पर कायम है। दिग्विजय कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही जयराम रमेश की नजर उन पर पड़ गई। जयराम रमेश ने माइक को पीछे हटाया और रिपोर्टर्स को वहां से हटा दिया। दिग्विजय सिंह को कुछ कहने नहीं दिया। Come on. Sir, do you feel you should not have given such a statement? Come on, India TV. You are giving us a clean sheet to Pakistan and Pak proxies. What nonsense. But sir,
आप अपने बयान पर कायम हैं? सर पार्टी ने किनारा कर लिया। But raising such questions. सर पार्टी ने किनारा कर लिया पर क्या कायम है? But you had given a statement. How it can be not? The comments made are the comments by the opposition. I have got the greatest regard and respect for our defense forces, and I hold them in highest esteem. But पर सर आप क्या अपने बयान पर कायम है? सर पार्टी ने charge sheet in किनारा this कर लिया regard. आपके बयान That is से। the bulkiest charge sheet that says the 19 people were in that charge sheet, including Masood Azhar, handiwork of Pakistan. Enough, please. Enough. Enough. Please allow us to walk. जो रिपोर्टर सवाल पूछ रही हैं वो इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी हैं। विजय लक्ष्मी परसिस्ट करते रही, सवाल पूछना जारी रखा तो आपने देखा जयराम रमेश ने आपा खो दिया। वो बार बार कहने लगे कि जाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, जाकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, हमें वॉक करने दो। Please allow us to walk now. अभी रहने दो, अभी फिर बात होगी। बाद में अभी 10 मिनट के बाद। प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछिए। अरे यार 10 मिनट के बाद। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। We'll ask this question, but प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी प्रधानमंत्री 10 मिनट के बाद 10 मिनट। अभी जरा मूवमेंट होने दो। अब जयराम रमेश रिपोर्टर्स को यह बताएंगे कि उन्हें किससे सवाल पूछना है। जयराम रमेश की बौखलाहट, उनका गुस्सा ये समझने के लिए काफी है कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस में कितनी बेचैनी है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो दिग्विजय सिंह के चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं है। वो मजे से हंसते मुस्कुराते भारत जोड़ो यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको लेकर आज रविशंकर प्रसाद ने कहा, जिस तरह से जयराम ने दिग्विजय को रोका और जिस अंदाज में दिग्विजय फिर से बोलने को तैयार थे, उसी को देखकर लगा ये कांग्रेस की रणनीति है। कुछ लोगों को बोलने दिया जाए, विवाद पैदा करना दिया जाए और बाद में पार्टी उसे उनकी निजी राय बताकर किनारा कर ले। मैंने जनाब जयराम रमेश का वीडियो आज कई बार देखा और आपने भी देखा होगा। वो सवाल करने से रोक रहे थे फिजिकली, और दिग्विजय सिंह उतने ही उत्साहित थे बोलने के लिए। हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगाते हैं आप कि बीजेपी लोकतांत्रिक है, बीजेपी ये करती है वो करती है, और हमारे प्रधानमंत्री पर तो क्या क्या किस तरह के घटिया बातें कही जाती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे थे? कम से कम भाजपा के लोग सवाल पूछने से रोकते नहीं हैं। सवाल आप पूछते हैं, पूछिए। लेकिन आज जो उनका आचरण हुआ तो उनको मालूम है कि जवाब नहीं है, उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं है, इसलिए समस्या होती है। राहुल गांधी जी हजारों किलोमीटर चलने के बाद भी आप दिग्विजय सिंह को सेना का सम्मान करने के बारे में क्यों नहीं सिखा सके, वो भी कश्मीर के अंदर? इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा वो बात बाद में बिल्कुल सही निकली। खुद दिग्विजय सिंह ने इसे सच साबित कर दिया। दिन भर विवाद चला, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, तो शाम को दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, ट्विटर पर सफाई दी, कहा मैंने सेना पर कोई सवाल नहीं उठाया, मेरा सवाल तो मोदी सरकार से है। और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने वही सवाल दोहराए कि आखिर इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ, देविंदर सिंह को क्यों छोड़ा गया, इतना आरडीएक्स कहां से आया, सीआरपीएफ ने जब जवानों को विमान से भेजने को कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानी गई। दिग्विजय सिंह ने कहा उनके ये सवाल मोदी सरकार से हैं, कोई और देश होता तो इतने बड़े हमले के बाद होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ जाता। क्योंकि दिग्विजय सिंह कोई नए नेता नहीं है, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्र हैं, उन्हें राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह के बयान पर विवाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक हुआ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेना का अपमान तो कांग्रेस के डीएनए में है। दिग्विजय हमेशा देश के दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं और सेना से शौर्य के सबूत मांगते हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से यह जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है।
टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है। सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि सेना कमजोर होगी। ये देशभक्ति नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह के राज में सिमी का गढ़ था, ये मध्य प्रदेश। सेना का मनोबल गिराने का पाप और अपराध तो कम से कम कांग्रेस ना करे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कमलनाथ से है। कमलनाथ भी कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर ऐतराज जताया। कमलनाथ ने कहा कि जब दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस सफाई दे चुकी है तो शिवराज कांग्रेस के डीएनए पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के डीएनए की बात ना करें, अपने डीएनए की बात करें। जो कांग्रेस का डीएनए है वो पूरी जनता जानती है, देश के सब लोग जानते हैं कांग्रेस का क्या डीएनए है। वो हमारी पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। वो अपने रमेश ने दी है तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। यह बात सही है कि आज कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया, राहुल गांधी ने कहा। लेकिन हकीकत यह है कि कई मौकों पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता सेना के शौर्य के सबूत मांग चुके हैं। पुलवामा के केस को लेकर कई बार उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इसकी कुछ जानकारी मेरे पास में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पुलवामा हमले की जांच, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर सवाल उठाए, यह जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए कर रही थी। 1.5 साल के भीतर 13,800 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई। इस केस में एनआईए ने कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 7 आरोपी पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर और जेएम के बड़े आतंकी रऊफ असगर और अम्मार अलवी उर्फ छोटा मसूद के नाम भी हैं। 12 आरोपी भारत के नागरिक हैं। इनमें से एक तो आत्मघाती हमलावर आदिल डार था, जो मौके पर ही मारा गया था। इसके अलावा मोहम्मद उमर फारूक, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदस्सिर अहमद खान भी मारे जा चुके हैं। मोहम्मद उमर को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। वो ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान गया था। करीब 1.5 साल की जांच में एनआईए ने मौके से कई सबूत जुटाए, इस भयानक आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ी, जिनसे पता चलता है कि सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी। कश्मीर के कई आतंकवादियों ने आरोपियों को पनाह दी, उनकी मदद की, लेकिन एनआईए ने सभी के रोल क्लियरली स्टैब्लिश कर लिए। अब यह केस अदालत के सामने है। जब पुलवामा आतंकी हमले की जांच हो रही थी तो एनआईए के डायरेक्टर जनरल वाईसी मोदी थे। वाईसी मोदी ने बताया कि दिग्विजय सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, जिस देविंदर सिंह की बात कर रहे हैं, उसका पुलवामा हमले से कोई कनेक्शन नहीं था। वाईसी मोदी ने कहा कि पुलवामा हमला पूरी तरह से पाकिस्तान में प्लान किया गया। लोकल लोगों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की थी। जहां तक देवेंद्र सिंह, डीएसपी देवेंद्र सिंह की बात है, उसका पुलवामा अटैक से संबंध नहीं है। डीएसपी देवेंद्र सिंह, जिस केस में हम लोगों ने उसको पकड़ा, वो एक नावीद नाम के नॉन टेररिस्ट को एस्कॉर्ट करके जम्मू लेकर जा रहा था। उस केस में हम लोगों ने उसको इफेक्टिवली विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड चार्जशीट किया। दूसरे केसेस में वो केस एनआईए के नहीं थे, दूसरे हमारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के थे, जिसमें देवेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया था। उन केसेस में शायद उसकी बेल हुई है। हमारे एनआईए के केस में उसकी बेल नहीं हुई है। पाकिस्तान में इस केस के मास्टरमाइंड थे। करने वाला मेन एक्यूज्ड पाकिस्तान का था, उसके साथी पाकिस्तान से आए थे। लेकिन जो लोकल सपोर्ट है, वो लोकल सपोर्ट तो उसको मिली। तो उसके ये कहना कि तार इंडिया में नहीं थे, ये गलत होगा। लेकिन हाँ, मेजर काम, जो मेजर इसमें मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के जो है लोग थे।
पाकिस्तान के नामी आतंकवादी जिनको वहाँ वो बहावलपुर में और दूसरे एरियाज में रहते हैं, तो वो लोग थे। तो ये तो जवाब थे पुलवामा हमले के। सवाल उठे पाकिस्तान पर बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर। इस एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड ने एक अहम रोल निभाया था। वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर चीफ एयर मार्शल रघुनंदन नंबियार ने यकीन दिलाया कि यह एयर स्ट्राइक जबरदस्त तरीके से की गई थी और पूरी तरह से सफल थी। This gentleman does not know what he is talking about. He's been misinformed and is not aware of the facts. I took over as the Commander-in-Chief of Western Air Command 2 days after the Balakot strike, and I'm fully aware of what transpired. Let me assure all of you that our brave pilots did exactly as they were briefed and achieved all the objectives that we had set for them. Please do not believe any lies and be rest assured that the Balakot airstrike was a thumping success. 2019 में एयर स्ट्राइक से पहले इंडियन आर्मी ने 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ उस वक्त कश्मीर में कोर कमांडर थे। जनरल सतीश दुआ ने आज कहा कि 18 सितंबर 2019 को जब उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर उरी पहुंचे थे। तब आर्मी ने उनसे सर्जिकल स्ट्राइक की परमिशन ले ली थी और सीमा पार जाकर आतंकवादियों के कैंप तबाह किए थे। जनरल सतीश दुआ ने कहा, जब सेना यह बताए कि उसने स्ट्राइक की है तो लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए, सबूत नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश अपने स्ट्रेटेजिक एक्शन के सबूत नहीं देता। जाके हमने ये उनसे इजाजत मांगी कि हम हमेशा डिफेंसिव रहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचा पाए, उन टेररिस्ट को। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि हम अंदर जाके एलओसी के पार जाके टेररिस्ट कैंप्स में टेररिस्ट पर हमला करेंगे। खुल के तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, और ये सारा मसला भी इसीलिए खड़ा हो रहा है कि भी सबूत नहीं है और फोटो नहीं है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं वो गुप्त रहने चाहिए, और वो दुनिया भर में गुप्त रह जाते हैं। चाहे वो उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन रहा हो जो अमेरिका ने किया, या चाहे हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की या जो बालाकोट जब्बा टॉप पे जो एयर स्ट्राइक हुई। और मेरी समझ से हर देश, इस देश के हर नागरिक को ये मान लेना चाहिए कि जब एक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी जनरल रणबीर सिंह प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने ये किया है, हमने ये इसके एवज में किया है क्योंकि उन्होंने हमारे उड़ी पे अटैक किया था, और उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म भी किया टेलीफोन पे, ये इतला भी उन्होंने प्रेस को दी। मेरी समझ से उसके बाद तो हर सिटीजन को इस बात पे मानना चाहिए, ना कि उस पे शक उठाए। अब देखिए, मैंने आपको किसकी बात सुनवाई। जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो दोनों मौकों पर आर्मी के सबसे बड़े अफसर थे जो सारी बात को जानते हैं। उन्होंने सारी बात आज आपको साफ साफ बता दी। अब और क्या सबूत चाहिए? हालांकि जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके अगले ही दिन उस वक्त के डीजीएमओ रणबीर सिंह ने खुद मीडिया को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद किसी के मन में किसी तरह की शंका और आशंका की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए थी। एक बात साफ है कि राहुल गांधी कुछ भी कहें, दिग्विजय सिंह अपनी बात पर कायम है। ये उनकी हिम्मत है। उन्होंने अपने ट्वीट से एक बार फिर से पक्का कर दिया। वैसे तो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से कह सकते हैं कि अगर फौज के शौर्य की बात नहीं करना पार्टी की पॉलिसी है, सवाल न उठाना पार्टी की पॉलिसी है, तो राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले क्यों कहा था कि चीनी सैनिकों ने हमारी पिटाई कर दी थी? दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से यह भी पूछ सकते हैं कि पी चिदंबरम ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने की मांग क्यों की थी? संदीप दीक्षित ने फौज के एक्शन को ड्रामा क्यों बताया था? और संजय निरुपम ने क्यों कहा था कि दावा फर्जी है?
तब राहुल ने क्यों नहीं कहा था कि कांग्रेस इन सब की बात से सहमत नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को बोलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल भी कई मौकों पर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं। वैसे आप जानते हैं कि बयानबाजी के मामले में दिग्विजय सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बता चुके हैं। वो उसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी का नाम अदब के साथ लेते हैं, उसामा जी कहते हैं। उन्हें जाकिर नायक शांति का दूत दिखाई देता है और भारतीय सेना के शौर्य पर उन्हें यकीन नहीं है। वो सरकार से सबूत मांगते हैं। सरकार का नाम लेकर सेना पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी दिग्विजय के खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि दिग्विजय सिंह ही आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सबसे तीखा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के खिलाफ वैसे ही बयान देते हैं जैसे बयान राहुल गांधी को पसंद आते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल आर्टिकल 370 को हटाने पर भी सवाल उठाए थे। इल्जाम लगाया था कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने में किया। आज राहुल गांधी से पूछा गया उनकी 370 के बारे में क्या राय है, तो राहुल ने यह कहकर बात को टाल दिया कि कांग्रेस का स्टैंड पार्टी के रेजोल्यूशन में क्लियर है और इसके बाद कह दिया कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत फिर से लौट आए। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। कांग्रेस पोजीशन ऑन आर्टिकल 370 इज वेरी क्लियर। हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। दैट इज आवर पोजीशन। अब मैं आपको इसका जवाब भी सुनवा देता हूं। जवाब बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होंगे, लेकिन राहुल ये भूल जाएं कि आर्टिकल 370 की फिर वापसी होगी। अब राहुल गांधी कश्मीर को कितना समझते हैं मैं क्या बताऊं। राहुल गांधी आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं कि 370 अब समाप्त हो गया, वो नहीं आएगा। और आज कश्मीर में आतंकवादियों की कमर टूटी है, कश्मीर विकास के रास्ते पर है, वहां तिरंगा लहरा रहा है। इस शांति से आपको परेशानी है क्या? ऐसा मत करिए आप। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। अगर राहुल गांधी आज भी बाहरी और भीतरी की बात करते हैं तो मुझे उनकी समझदारी पर कई सवाल खड़े करने पड़ेंगे। यह कहना ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, जमहूरियत नहीं है। हालांकि सही है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी असेंबली के चुनाव होने चाहिए, राज्य को स्टेटहुड मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि वहां वोटर लिस्ट का काम पूरा हो चुका है, इसलिए उम्मीद तो है कि वहां जल्दी इलेक्शन भी होंगे। जहां तक आर्टिकल 370 का सवाल है, तो राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 पर साफ साफ जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं मजबूरी में ही सही, जब पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 हटाने का कानून पारित हुआ था तो कांग्रेस ने भी उसका सपोर्ट किया था। इसलिए अब चाहकर भी राहुल या कांग्रेस के दूसरे नेता जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी की बात तो नहीं कह सकते, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हो जाएं, चाहे महबूबा मुफ्ती के साथ। अब अगर कांग्रेस का कोई नेता ऐसी मांग कर देगा, कह देगा कि आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहिए, तो उसके बयान को भी उसका निजी बयान बताकर कांग्रेस किनारा कर सकती है, जैसे कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान के साथ किनारा किया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनकी निजी राय बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलात कम नहीं हुई, क्योंकि रामचरितमानस को दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का अपमान करने वाले ग्रंथ बताने को लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने, धार्मिक प्रतीकों का अपमान करने और अपने बयानों से माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं। रामचरितमानस के खिलाफ बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए।
आज वाराणसी में हिंदू समाज के सैकड़ों लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने हाथ में पोस्टर ले रखे थे जिन पर लिखा था, सनातन धर्म का अपमान बंद करो, रामचरितमानस के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी बंद करो। ये प्रदर्शनकारी अपने पोस्टर लेकर काशी के मानस पूर्ण हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचे और स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो दिमागी तौर पर कमजोर इंसान ही दे सकता है। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी राम भक्तों के खिलाफ रही है। मुलायम सिंह यादव ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है। भूपेन्द्र चौधरी के बयान के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ एक लाइन कहा, बीजेपी अध्यक्ष ने जो भी अशुभ बातें कही वो उनको मुबारक हो। प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने आनंद गोपाल जी जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने आनंद गोपाल जी जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। लेकिन जब समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर गई, अखिलेश यादव निशाने पर आ गए, तो उनके बचाव के लिए चाचा शिवपाल यादव मैदान में उतरे। शिवपाल ने कहा कि मानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ बोला वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के आदर्श पर ही चलते हैं। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। रब कुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। अभी एक नया ट्रेंड हो गया है आजकल, पार्टी का एक नेता बयान देता है और दूसरे उससे किनारा कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं ने कह दिया ये उनकी निजी राय है, हम इससे सहमत नहीं हैं। और राम कथा पर सवाल उठाने वाले नेताजी अपनी बात पर अड़े रहे, दोहराते रहे। ऐसा पहले नहीं होता था। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उस पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि उनकी सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, लाठियां चलवाई थी। रही सही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पूरी कर देते हैं। इससे बीजेपी को पूरा मौका मिला और उन्होंने अवसर का फायदा उठाकर अखिलेश यादव को कॉर्नर करने की कोशिश की। जैसे अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से परेशान हैं, वैसे ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से मुश्किल में हैं। उपेंद्र कुशवाहा आजकल जेडीयू आरजेडी अलायंस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब नीतीश ने उनसे दूरी बना ली है। कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें उपेंद्र कुशवाहा को इनवाइट नहीं किया गया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने घर पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया और इसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब नीतीश कुमार को जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को साफ साफ बताना चाहिए कि उन्होंने आरजेडी के साथ कौन सी डील की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश चाहें तो उन्हें बुलाकर उनसे बात करें, नहीं बुला सकते तो पार्टी की मीटिंग बुलाएं, उस मीटिंग में बताएं कि आरजेडी के साथ गठबंधन किन शर्तों पर हुआ। हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए, और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है। वरना लोगों के मन में तो कंफ्यूजन हो रहा है, और इस कंफ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंदकर देखते नहीं रह सकते हैं। अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा कि इन चीजों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए जल्दी से जल्दी आप विलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीजों का डिस्कशन कीजिए ताकि पार्टी अधिक से अधिक आगे आने वाले दिनों में मजबूती से चल सके, अन्यथा बहुत मुश्किल दिन आ सकता है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो नीतीश का भला चाहते हैं। कुशवाहा कहना है कि नीतीश को सियासी तौर पर खत्म करने की साजिश बिहार में की जा रही है। उनका इशारा आरजेडी की तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि वो नीतीश पर होने वाले हर अटैक के सामने खड़े हैं, इसीलिए कुछ लोग उन्हें साइड लाइन करने में लगे हैं। एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है, और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है, उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए, लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। चेन्नई कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है, कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से। तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए, और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके लोग क्या मनसा पाले हुए हैं इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो इसका बहुत नुकसान होगा समाज को, बिहार को और अंततः देश को भी। उपेंद्र कुशवाहा भले खुद को नीतीश का सिपाही बता रहे हों, लेकिन वो नीतीश से लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है नीतीश कुमार अच्छी तरह समझते हैं। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर हो रहे प्रोग्राम में पहुंचे, वहां नीतीश ने भाषण दिया। इस प्रोग्राम में नीतीश ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना भी लगाया। गौर से देख लीजिए, सबके उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने, और हम लोगों के पार्टी को देखिएगा तो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, कोई भी जाति के हों, स्त्री हो पुरुष हो, उनकी संख्या कितनी ज्यादा है। और इस बार सदस्यता अभियान चला तो बिहार में 75 लाख लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर लिया। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हम लोगों के खिलाफ बोलता है। कोई आ भी जाता है, चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ा देते हैं, भाग जाता है, कोई भागने की कोशिश करता है। तो जिसको जो मन में आवे करे। पार्टी में थोड़ी कुछ होना, पार्टी का तो सब लोग मिल करके काम करता है, बाएं दाएं नहीं करता है। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। असल में बिहार की राजनीति में पलटी मारने वालों की कमी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 2013 में भी एक बार नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। 7 साल बाद 2020 में उनकी वापसी हुई थी।
अब उपेंद्र कुशवाहा फिर से बागी तेवर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार जब कार्यक्रम से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उनसे सवाल पूछे। नीतीश ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं, अब उनके मन में क्या है वही जाने। नीतीश ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोल रहे हैं वो मीडिया में बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की है। अपनी अपनी इच्छा है, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे बात करते तब ना हमको मालूम होता, तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कई बार पार्टी को छोड़ करके गए आए, अब फिर इस बार आए 21 में, अब इसके बाद बराबर बात करते थे। इधर कोई बात नहीं है, अगर बात होगी तब ना जानेंगे। वैसे जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं तो ही पता, आपको क्या पता। यहाँ से इज्जत है, लेकिन क्या इच्छा है हमसे जब तक बात नहीं करेंगे हमको पता ही नहीं। ठीक है जो मन करे वो करें। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से आरजेडी के साथ हुई डील पर सवाल किए हैं। नीतीश तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बीजेपी ने पूरी बात का खुलासा कर दिया, डील बता दी। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश और लालू के बीच डील हुई है, ये बात खुद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बताई थी। दोनों में यह तय हुआ कि नीतीश नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे और तेजस्वी बिहार संभालेंगे। सुशील मोदी का दावा है कि इस डील में यह भी तय हुआ कि दोनों पार्टियों का मर्जर होगा, लेकिन अब नीतीश डील से पीछे हट रहे हैं, इसलिए गठबंधन में तनाव दिखाई दे रहा है। राजद और जदयू के अंदर एक डील हुई, जिसको जगता बाबू ने उजागर किया था कि बहुत जल्द तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार देश की राजनीति में जाएंगे और दोनों दलों का मर्जर होगा। यही डील है, क्योंकि देखिए अगर आज ये मर्जर हो जाता है तो नीतीश कुमार एक बड़ी पार्टी के नेता हो जाएंगे। आज वो केवल 45 विधायकों के नेता हैं और राजद जदयू का अगर मर्जर हो जाता तो लगभग 115 विधायक हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार कब किसको धोखा देंगे ये सब जानते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार फिर एक बार लालू यादव को धोखा देने जा रहे हैं। लालू यादव बीमार हैं, लेकिन जैसे वो ठीक होंगे और बिहार आएंगे तो देखिए वो बाध्य करेंगे नीतीश कुमार को। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि अगर नीतीश कुमार ने अगर पद नहीं छोड़ा तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि लालू यादव जनता दल यू को तोड़कर उनके कुछ विधायकों को अपने साथ मिला लें, क्योंकि उनको केवल 5-7 विधायकों का समर्थन चाहिए। लालू यादव इतने मूर्ख नहीं है कि अगले चुनाव का इंतजार करें, इसलिए आगे आने वाले दिनों में बहुत तरह का खेल होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा आए होंगे जनता दल यू में, तो पवेलियन में बैठने के लिए तो नहीं आए होंगे, उसमें कोई न कोई आश्वासन नीतीश कुमार ने जरूर दिया होगा। तो एक स्वाभाविक हम लोग को लग रहा था कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा होंगे, उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाना तो दूर की बात, उन्होंने उत्तराधिकारी के नाते तेजस्वी यादव की घोषणा कर दी। और देखिए बिहार में कोई भी अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति, कुशवाहा कुर्मी समाज का व्यक्ति, लवकुश समाज का व्यक्ति, वो तेजस्वी यादव को अपना नेता नहीं स्वीकार कर सकता है। सुशील मोदी बहुत समय तक बीजेपी में रहते हुए भी नीतीश कुमार के समर्थक और सपोर्टर रहे हैं। दोनों के बीच अच्छा रैपो था। वो नीतीश कुमार की राजनीति को, उनकी रणनीति को अच्छी तरह समझते हैं। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, किसी को इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने इतना कुछ कह दिया, फिर भी नीतीश कुमार खामोश हैं, क्योंकि सब जानते हैं समर्थन के लिए समझौता करना नीतीश कुमार की फितरत है। जब वो कभी बीजेपी से तो कभी आरजेडी से समझौता कर सकते हैं, तो बयानबाजी करने वालों पर रिएक्ट ना करना कौन सी बड़ी बात है। सबको पता है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसीलिए जिसको अवसर मिलता है अपना हिसाब बराबर करने में लगा है। अब आपको दिल्ली की सियासत का हाल बता देता हूं। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का नतीजा आए 1.5 महीना बीत गया, लेकिन दिल्ली को अब तक मेयर नहीं मिल पाया है। दिल्ली नगर निगम के नए चुने हुए पार्षदों की आज फिर मीटिंग हुई, लेकिन आज फिर मेयर के लिए वोटिंग नहीं हो पाई। अब मेयर का चुनाव कब होगा यह भी तय नहीं है, क्योंकि हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हालांकि आज सुबह जब नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई तो लगा मेयर का इलेक्शन आराम से हो जाएगा। शुरू में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर कार्रवाई स्टार्ट हो गई। नए चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन फिर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ गए, टकराव की नौबत आ गई, मारपीट हो सकती थी। बीजेपी ने अपने एक पार्षद की पिटाई का आरोप भी लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है उसके पार्षद शांति से बैठे थे, हंगामा बीजेपी के लोगों ने किया। दिल्ली नगर निगम की मीटिंग में आज जो हुआ वो अपेक्षित था। 6 जनवरी को उसका ट्रेलर हम देख चुके हैं। उस दिन भी हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी, कुछ पार्षदों को तो स्ट्रेचर और व्हीलचेयर पर बाहर लाना पड़ा था। इसकी वजह से आज मीटिंग से पहले ही सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए। एमसीडी का मुख्यालय सिविक सेंटर में है, इसलिए आज कार्रवाई सही तरीके से चलाने के लिए सदन के अंदर एमसीडी के मार्शल और सिविल डिफेंस के जवान तैनात थे। सदन के बाहर और मेन गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान पहरा दे रहे थे, जबकि सिविक सेंटर में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। ये पहला मौका था जब एमसीडी मुख्यालय में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को सिक्योरिटी में तैनात करना पड़ा। मीटिंग से पहले सभी पार्षदों, सांसदों और विधायकों के लिए अलग अलग आई कार्ड जारी किए गए। सदन के अंदर जाने से पहले पार्षदों की फ्रिस्किंग की गई, ताकि वो ऐसी चीज अंदर न ले जा सकें जो चोट पहुंचा दे। लेकिन सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने और मेयर का इलेक्शन कराने की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इट्स वेरी सैड, मतलब बहुत दुख का विषय है कि आज हम लोग फिर 11-12 बजे से बैठे हैं वोट डालने के लिए, और फाइनली जब वोट डालने की बारी आई तो वापस वही हंगामा। और मैं पहली रो में बैठी थी तो पीछे मुड़ के पूरा तो नहीं देख पाई, और जैसे ये सब हुआ और एडजर्न हुआ तो मेरे को सही लगा कि मैं वहां से निकल जाऊं, क्योंकि हंगामे के बीच में रहना और कोई बदतमीजी हो जाए तो फिर और लेने के देने पड़ने वाली बात होगी। तो दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। शाम को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने पहले एमसीडी के चुनाव टालने की कोशिश की, जब चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने बीजेपी को हरा दिया, और अब बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव न होने पाए। अपनी नाराजगी जताने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद देर शाम तक सदन के अंदर धरने पर बैठे। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब तक मेयर के चुनाव नहीं हो जाते तब तक पार्षद धरने पर ही बैठे रहेंगे, लेकिन शाम को धरना खत्म कर दिया गया। पहले तो ये एमसीडी के चुनाव से भागते रहे, अब चुनाव हुआ और जनता ने इनको हरा दिया, तो अब ये मेयर के चुनाव से भाग रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हार स्वीकार करो। अगर लोकतंत्र में, संविधान में यकीन रखते हो, थोड़ा भी यकीन रखते हो, तो इस बात को स्वीकार करो कि दिल्ली की जनता ने आपको हरा दिया है। मेयर चुनने दो, मेयर का चुनाव होने दो। पूर्ण बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में भरोसा करते हुए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है दिल्ली की जनता ने नगर निगम में। मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? पहले हंगामा किया, फिर लंबी तारीखें दे दी, और जब हमने तारीख अब करवाई तो उसके बाद में फिर से आज हंगामा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। पहले 15 मिनट के लिए सदन में ब्रेक किया, और उसके बाद में प्रोटेम ऑफिसर ने आके 2 मिनट के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया कि अनिश्चितकालीन भंग कर दिया, आगे बढ़ा दी डेट। कोई ट्रिगर नहीं था, कुछ नहीं था। केवल और केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज मेयर के चुनाव से भाग रही है। ये भागती जनता पार्टी हो गई है। कभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से भाग रही थी भागती जनता पार्टी, अब वो मेयर के चुनाव से भाग रही है भागती जनता पार्टी। जनता ने इनको हराया है और इनको ये मानना पड़ेगा कि जनता ने आपको हटा दिया है। मनीष सिसोदिया को जवाब दिया मनोज तिवारी ने। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। सदन के अंदर हंगामा करते हैं और बाहर आकर बोलते हैं कि बीजेपी हंगामा करवा रही है। ये सब दृश्य आप सब देख सकते हैं। हम ये सारे पेपर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आपके सामने भी आएगा। अभी उनके मनीष सिसोदिया जी का मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आ रहा हूं।
वो कहते हैं हम यहीं बैठे हुए हैं, अभी फिर से बुलाओ, फिर चुनाव होगा। आप लोकतंत्र को क्या मजाक समझते हैं आप लोग? बच्चों का खेल है ये कि जब चाहे तब बाधित करेंगे, फिर एडजेंट करा देंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं आओ फिर ऐसे होगा। इसके पीछे है क्या? हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने यह दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है जिससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं। आज पहली बार सांसदों के खिलाफ, पार्षदों के खिलाफ तो मारपीट तक हो गई। ये संदीप कपूर को मारा भी है लोगों ने, और जिस व्यक्ति ने मारा है उसकी आइडेंटिटी भी आ गई है। वो सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं और एफआईआर भी करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को बहुमत दिया। बाकी नियम कायदे के मुताबिक जिन लोगों को वोट का अधिकार है उन सबको मिलाकर आम आदमी पार्टी के पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी इसलिए हंगामा कर रही है कि मेयर का चुनाव न हो पाए। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल की पार्टी के पार्षद उनके साथ नहीं है, उन्हें अपने पार्टी के पार्षदों पर भरोसा नहीं है और हार के डर से आम आदमी पार्टी वाले चुनाव नहीं होने दे रहे। सच बात है कि दोनों पार्टियों ने टकराव के हालात पैदा किए हैं। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में 9 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में असेंबली इलेक्शन का ट्रेलर आज दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जिसमें 11 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 8 पर कांग्रेस को जीत मिली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 13 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाओं के लिए लोगों ने वोट डाले थे। 13 नगर परिषदों में से 7 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। 6 नगर पालिका में से 4 पर बीजेपी ने कब्जा किया और कांग्रेस के से 2 नगर पालिका आई। बीजेपी जाहिर है इस जीत से उत्साहित है और पार्टी को अब उम्मीद बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। ये जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं की जो ताकत है, नेतृत्व के प्रति माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की नीचे तक की जो मेहनत है, प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ मैदान में कार्यकर्ताओं ने मोर्चा जो संभाला, तो एक ऐतिहासिक बहुमत। बड़वानी जिला तो पूरा साफ हो गया, अंजड़ में तो पूरी तरह से सफाया हो गया, पूरा साफ। राजपुर के अंदर भी लोग यही कह रहे थे, पूरी तरह सफाया हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आमतौर पर लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस चुनाव के जो इश्यूज हैं वो राज्य के चुनाव से अलग होते हैं, लेकिन चुनावी साल है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस रिजल्ट को अपने फेवर में बता रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उत्साह दिखाया। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर से गुजरी थी। यहां राहुल ने नर्मदा आरती की थी, लेकिन यहां के 15 वार्ड्स में से बीजेपी ने 9 पर कब्जा जमा लिया है। तो अब बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं पड़ा। दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोपुर में भी कांग्रेस ने जीत तो हासिल की, लेकिन पिछले इलेक्शन की तुलना में उसका ग्राफ नीचे आया है। हालांकि कमलनाथ कांग्रेस के प्रदर्शन से खुश हैं। उन्होंने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि पावर, प्रशासन और पैसे के बल पर बीजेपी को जीत मिली है। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। निकाय के चुनाव में जिस तरह का कांग्रेस का परफॉर्मेंस हुआ है, ये केवल ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। इसी साल 2023 में ये सिद्ध हो जाएगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अगर अभी हम देखें, उनका आक्षेप है कि भारत जोड़ो यात्रा जहां से निकली वहां
बीजेपी जीती है, तो इनके सांसदों और विधायकों जहां खुद रहते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जनता का मत नहीं मिला है इनको। कुछ जगहों इन्होंने जो धन बल और जो प्रशासनिक इनके पास ताकत है, जो कमलनाथ जी बार बार कहते हैं, पैसा पावर के माध्यम से और प्रशासन, पैसा पावर और प्रशासन के माध्यम से इनने कुछ जगह पे बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन जनता ने इनको वोट नहीं दिया। जनता वोट कांग्रेस को ही देगी 2023 में, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में। मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं, जिससे खरीद फरोख्त कर सकें, 114 नहीं 174 से ज्यादा की संख्या से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आपने देखा होगा जहां जहां भी नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होते हैं, हारने वाली पार्टी जीतने वालों पर पैसे और पावर के दम पर चुनाव जीतने का इल्जाम लगाती है। समझने वाली बात है कि चुनाव में पार्टी से कहीं ज्यादा लोकल कैंडिडेट का असर काम करता है। पार्टी कैसे लोगों को टिकट देती है, उनके इलाके में लोकल इश्यूज क्या हैं, इसका प्रभाव होता है। लेकिन ये विधानसभा की जीत का एक अंदाजा भी देता है। तो जाहिर है इस जीत से शिवराज सिंह चौहान का हौसला बढ़ेगा। आने वाली असेंबली इलेक्शन में अब वो और जोर से अपनी जीत का दावा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।